हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का डीएवी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं याह्या अंसारी सर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा पादपसम पादपसम प्रोटिस्टा। जैसा कि हमने कल देखा था बेटा कि कल की क्लास में हमने बताया था कि हम क्या पढ़ेंगे, कि कल की क्लास में हमने बता दिया था कि हम अगली जो आने वाली क्लास होगी उसमें प्रोटिस्टा, जो पादपसम प्रोटिस्टा हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो याद होगा कल हमने प्रोटिस्टा के लक्षण बता दिए थे और फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल, और फिर साथ साथ क्या बताया गया था बेटा कि प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन या प्रोटिस्टा को 3 मेजर ग्रुप में बांटा गया था। 3 मेजर ग्रुप कौन से थे? एक का नाम बताया गया बेटा, एक ग्रुप का नाम बताया गया था, आप लोग को याद होगा। एक मेजर ग्रुप का नाम था कि पादपसम, याद रखेंगे, पादपसम प्रोटिस्टा। और दूसरे का नाम रखा गया था बेटा कवकसम, और तीसरे का नाम रखा गया था जंतुसम। क्या नाम रखा गया था? जंतुसम प्रोटिस्टा। तो इस तरह से 3 प्रोटिस्टा या 3 ग्रुप थे बेटा किसके? प्रोटिस्टा के। और उसी के बारे में हमने कहा था कि एक एक के बारे में हम लोग क्या है कि पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा बेटा? पादपसम प्रोटिस्टा के बारे में होगा। किसके बारे में होगा? पादपसम प्रोटिस्टा आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। पादपसम प्रोटिस्टा आप लोग देख पा रहे होंगे। पादपसम प्रोटिस्टा जो है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? प्रकाश संश्लेषी। याद रखेंगे कि एक और उनका नाम होगा प्रकाश संश्लेषी। क्या कहलाएंगे बेटा? प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा। मतलब ऐसे प्रोटिस्टा जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हों, जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हों उन्हें प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा भी कहा जा सकता है। मतलब पादपसम को प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा भी कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें पादपसम प्रोटिस्टा कैसे होंगे, तो ये भी सब प्रोटिस्टा के समान, जैसे जितने भी प्रोटिस्टा हैं एक कोशिकीय हैं, तो ये भी एक कोशिकीय होगा। कैसा होगा? एक कोशिकीय होगा। साथ साथ क्या होगा कि फ्लैजिलेटेड होगा। मतलब जो लोकोमोटरी आर्गन होगा, मतलब लोकोमोशन जो इसके द्वारा होगा वो क्या होगा? कशाभिका होगी। क्या होगी बेटा? कशाभिकाएं पाई जाएंगी शरीर में, फ्लैजिला पाया जाएगा। और साथ साथ क्या लिखा हुआ है? एवं प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा होते हैं। क्या होते हैं? एवं प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखें आप लोग कि जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा या पादपसम जो प्रोटिस्टा हैं वो क्या है? एक कोशिकीय हैं, और क्या है बेटा? कशाभिकीय हैं और प्रकाश संश्लेषी हैं। ठीक है। अब बताएंगे कि कहाँ पाए जाते हैं। तो इनका जो मेन जो हैबिटाट है, जो मेन हैबिटाट है, मतलब जहाँ पर ये मुख्य रूप से हैबिटाट, क्या लिखा है बेटा? हैबिटाट मतलब वास स्थान। तो जो मुख्य हैबिटाट है वो क्या है? तो बताएंगे कि जलीय स्थान। अब वो जल का स्थान क्या हो सकता है बेटा? कि वो समुद्र भी हो सकती है। क्या हो सकती है? समुद्र भी हो सकता है। और क्या है? महासागर भी हो सकते हैं। और क्या हो सकता है बेटा? झील हो सकती है। क्या हो सकती है? झील हो सकती है। इसके अलावा और भी अलग अलग छोटे छोटे क्या है जलाशयों में भी पाए जा सकते हैं। मतलब छोटे जहाँ पर जलाशय हैं, नदी, पोखर, तालाब, इन सब में भी क्या है? पाए जा सकते हैं। तो बताएंगे बेटा कि जो समुद्री या जलीय स्थानों पर, मतलब समुद्र में या उसके अलावा अन्य जलीय स्थानों पर कैसे हैं? स्वतंत्र। याद रखेंगे बेटा कैसे हैं? स्वतंत्र, परजीवी नहीं। क्या है? स्वतंत्र हैं, मतलब फ्री लिविंग हैं। और क्या है? स्वतंत्र या कॉलोनी बनाकर। कैसे है बेटा? कॉलोनी बनाकर, मतलब एक मंडली बनाकर। अब किसके रूप में? तो लिखा हुआ है पादप प्लवक होते हैं। पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन। समझे आप लोग बात? क्या लिखा है? फाइटोप्लैंक्टन।
इसको प्लैंकटन या प्लैंकटन दोनों भी बोल सकते हैं, कुछ लोग प्लैंकटन बोलेंगे। तो फाइटोप्लैंकटन या फाइटोप्लैंकटन या पादप प्लवक के रूप में होते हैं एवं जलीय आवासों में उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था बेटा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में या इकोलॉजी पढ़ाया गया होगा बॉटनी में, तो उसमें हमने क्या देखा था कि एक आहार श्रृंखला की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? उत्पादक से होती है। किससे होती है बेटा? उत्पादकों से। किसी भी आहार श्रृंखला की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? उत्पादकों से होती है। तो जो कोई भी जलीय आवास होगा तो उसमें यह है क्या है? उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। किसकी भूमिका निभाते हैं? उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। और पादप प्लवक, याद रखें बेटा कि पादप प्लवक क्या है? जो जल के ऊपरी स्तर पर जो तैरते हुए पादप पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पादप प्लवक। प्लवक मतलब तैरने वाले। फाइटोप्लैंक्टन मतलब कि पादप जो हैं, मतलब ऐसे पौधे जो जल की सतह पर तैरते हुए पाए जाएंगे, सूक्ष्म पौधे होंगे, उन्हीं को क्या कहा जाएगा? पादप प्लवक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा? पादप प्लवक कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बात कंप्लीट होती है किसकी? ये प्रकाश संश्लेषी जो क्या है? प्रोटिस्टा है। एक छोटी सी टॉपिक थी। और इसके बाद अब हम देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं तो बताएंगे बेटा कि ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कल भी हमने बता दिया था कि ये जो कितने मुख्य रूप से कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। सबसे पहले का नाम जो होगा वो क्या होगा? तो आप लोग देख पा रहे होंगे, क्राइसोफाइट्स। क्या नाम होगा बेटा? क्राइसोफाइट्स पहले का नाम होगा। इसे हम एक और नाम देते हैं डायटम्स। क्या नाम रखते हैं बेटा? डायटम्स नाम रखा जाता है इनका, डायटम्स। और दूसरे नंबर पे जो आता है उसका नाम है डाइनोफ्लैजिलेट। क्या नाम है? डाइनोफ्लैजिलेट्स। और तीसरे नंबर पे जो आएगा उसका नाम क्या होगा? युगलिनॉयड। क्या नाम होगा? युगलिनॉयड्स। तो 3 हो गए बेटा। सबसे पहला जो होगा वो क्या हुआ? क्राइसोफाइट्स, जिसका एक और नाम है डायटम्स। और दूसरे नंबर पे डाइनोफ्लैजिलेट्स। और तीसरे नंबर पे क्या है? युगलिनॉयड। तो हमने कल बताया था कि हम क्या कवर करेंगे। पहला जो है जिसका नाम क्या है बेटा? क्राइसोफाइट्स या डायटम्स। तो आगे हम लोग देखते हैं क्राइसोफाइट्स। तो बताएंगे बेटा क्या लिखा हुआ है? क्राइसोफाइट्स। तो इस प्रकार के प्रोटिस्टा, अभी बताया गया, इस प्रकार के प्रोटिस्टा एक कोशिकीय और क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जो अभी अभी हमने बताया। अब इसके बाद इन्हें डायटम्स भी कहते हैं। यहाँ पर आप लोग बढ़ा लेंगे, इन्हें डायटम्स आप लोग लिखेंगे जब नोट्स बनाएंगे तो क्या कर लेंगे? इन्हें डायटम्स भी कहते हैं। इन्हें डायटम्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना लिख लेंगे आप लोग। क्लियर है? इन्हें डायटम्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे डायटम्स के कुछ विशेषताएं। हेडिंग बना लेंगे आप लोग, डायटम्स और डायटम्स की कुछ विशेषताएं, मतलब डायटम्स होते कैसे हैं। तो बताएंगे बेटा ये पीले, कैसे हैं बेटा? पीले हैं, सुनहरे, भूरे अथवा हरे पीले रंग के होते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं बेटा? कि सुनहरे रंग के हो सकते हैं, भूरे रंग के और हरे पीले रंग के, या केवल पीले रंग के हो सकते हैं। और कहाँ पाए जाएंगे? लवणीय और अलवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? लवणीय जल में, मतलब क्या हुआ कि साल्टी वाटर में, और फ्रेश वाटर। अलवणीय मतलब फ्रेश वाटर, जैसे क्या है बेटा? नदी का जल है, पानी, और उसके बाद क्या है? तालाब का जल है, झील का जल है। तो ये सब क्या है बेटा? तो फ्रेश वाटर हैं। जबकि समुद्र की बात करें तो उसका जो जल है वो कैसा है? खारा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? लवणीय जल। तो ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। कौन? डायटम्स। क्लियर है ना? इसके बाद क्या है कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा है इनमें डायटोमिन नामक वर्णक, मतलब जो इनका रंग प्रदान करता है, इनको जो रंग देता है, हरा रंग, पीला रंग या भूरा और सुनहरा रंग कलर जो प्रदान करता है, तो वो कौन सा पिगमेंट है? तो उसका नाम है डायटोमिन। याद रखेंगे आप लोग, क्या होगा उस वर्णक का नाम?
तो डायटोमिन, क्या नाम होगा बेटा, डायटोमिन नामक वर्णक पाया जाएगा। डायटोमिन नामक वर्णक डायटम्स में पाए जाते हैं और इसके अलावा इनमें क्लोरोफिल ए और सी भी पाया जाता है। क्लोरोफिल जो क्या कराएगा, प्रकाश संश्लेषण कराएगा या प्रकाश संश्लेषण में सहायता करेगा, उसे क्या बोलेंगे, कौन कौन सा क्लोरोफिल होगा, तो ए और सी पाया जाएगा। कौन कौन सा होगा, ए और सी होगा। इसके बाद देखेंगे बेटा कि इनमें जो संचित भोजन है वो ल्यूकोसिन के रूप में, ल्यूकोसिन के रूप में या तेल अथवा जो तेल एवं ल्यूकोसिन के रूप में होता है। क्लियर है। अब इसके बाद बताएंगे बेटा, जो चौथा नंबर आ रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, डायटम्स की पृथक कोशिका। जो एक एक कोशिका है वो क्या है कि सुंदर आकार की, सुंदर सममित की दिखाई देती है। कैसे हो सकते हैं बेटा, ये गोल, चौकोर, तिकोने आदि विभिन्न आकृतियों में पाए जा सकते हैं। इसको अभी हम अगली स्लाइड में दिखाएंगे। आप लोग देखेंगे कि बहुत ही सुंदर, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये डायटम्स हैं। कुछ हमने क्या बताया कि गोल भी हो सकता है, तिकोना भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है, लिखा हुआ है गोल, चौकोर, तिकोना, या इसके अलावा और भी आकृतियों का हो सकता है। गोल है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कुछ गोल डायटम्स दिख पा रहे होंगे। फिर क्या है, आप लोग और भी देखें, ये देख रहे हैं तिकोने भी हैं, लंबे भी हैं, चौकोर भी हैं, बहुत से अलग अलग, और क्या है, बहुत सी सुंदर आकृति में होते हैं। डायटम्स जो है इसकी आकृति जो है वो अलग अलग है और बहुत ही सुंदर है। समेट्री जो है, सम्मित जो होती है बहुत ही सुंदर होती है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये भी क्या है, कुछ डायटम्स दिखाई दे रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये भी डायटम्स हैं। तो ये कुछ आकृति थी किसकी बेटा, डायटम्स की। इसको भी देख लें आप लोग। हाँ, तो क्या होता है, डायटम्स की जो अलग अलग कोशिका है वो क्या है, सुंदर सममित की या सुंदर आकार की दिखाई देती है, और कैसी है, गोल और चौकोर या तिकोने आदि विभिन्न आकृतियों की हो सकती है, जो आप लोगों ने देखा भी। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, जो अगला जो कैरेक्टर आएगा, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, क्या लिखा हुआ है, इनमें कोई चल अवस्था नहीं पाई जाती है। जैसे क्या है कि मोटाइल स्टेज नहीं पाई जाएगी, मतलब कि जो इनमें कोई ऐसी अवस्था नहीं होगी, इनके जीवन काल में कोई ऐसी अवस्था नहीं होगी जो चल होगी। लेकिन क्या है कि ये जो डायटम्स है वो स्वतः गति करते हैं। डायटम्स क्या है, वो स्वतः गति करते हैं। बताएंगे बेटा कि कोशिका भित्ति पर पेक्टिक पदार्थ, क्या है, कोशिका भित्ति जो होगी, ऊपरी जो कोशिका भित्ति होगी वो सिलिका, देखेंगे सिलिका विशिष्ट आकृति या सिलिका विशिष्ट आकृति या नक्काशी के रूप में जमा होते हैं। मतलब जो कोशिका भित्ति है वो क्या है, पेक्टिक पदार्थ और सिलिका की विशिष्ट आकृति में जमा होती है, या नक्काशी मतलब कि डिजाइनिंग, नक्काशी मतलब डिजाइनिंग के रूप में जमा होगी। और ऐसी भित्ति को क्या बोलते हैं, फ्रूस्टल। क्वेश्चन यहाँ से बनता है बेटा कि फ्रूस्टल कोशिका भित्ति किन जंतुओं में पाई जाती है या किन जीवों में पाई जाती है, तो आपका उत्तर क्या होगा बेटा, डायटम्स। क्या होगा, डायटम्स। तो डायटम्स में क्या पाई जाती है, फ्रूस्टल कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब फ्रूस्टल कोशिका भित्ति क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आगे याद रखें क्या है कि जब सिलिका की बनी होगी क्या कोशिका भित्ति और विशिष्ट आकृति या डिजाइनिंग के रूप में जमा होगी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रूस्टल कोशिका भित्ति। क्या बोलेंगे बेटा, फ्रूस्टल कोशिका भित्ति बोलेंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसको अभी हम आगे बताते हैं। हाँ, देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि इनकी जो कोशिका भित्ति है, दो ओवरलैपिंग, मतलब क्या है कि एक के ऊपर एक दो ओवरलैपिंग कपाट पाए जाते हैं। मतलब कोशिका भित्ति में दो कपाट होंगे। हम बताएं बेटा कि जैसे अगर मान लो कोई भी डायटम्स है तो उसके ऊपर क्या होगा, सबसे बाहरी जो भाग होगी उस पर क्या होगा कि दो कपाट पाए जाएंगे। एक कपाट इस तरह से, ये तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि दो कपाट पाए जाएंगे। कहाँ पर, कि इनकी कोशिका भित्ति में। बोलेंगे बेटा कोशिका भित्ति में प्रतिच्छेदी क्या होगी कि कपाट पाए जाएंगे, ओवरलैपिंग कपाट पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, एपिथीका। एक का नाम क्या होगा बेटा, एपिथीका। याद रखेंगे क्या नाम होगा, एपिथीका। और दूसरे का नाम क्या होगा, हाइपोथीका। क्या नाम होगा, हाइपोथीका।
तो एपिथीका और हाइपोथीका जो होंगे कपाट कहलाएंगे। जो कोशिका भित्ति, जो फ्रूस्टल कोशिका भित्ति है, उसमें क्या है कि दो कपाट होंगे, एक जो एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ, एक के ऊपर एक। आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे कि एक कोशिका भित्ति दूसरी इसके ऊपर ओवरलैप करता हुआ क्या है कोशिका भित्ति पाई जाएगी। तो बताएंगे कि एक का नाम एपिथीका और दूसरे का नाम हाइपोथीका। क्लियर है? तो अब देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये कोशिका भित्ति है। आप लोग देख पा रहे हैं कि ये बाहर की कोशिका भित्ति, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसके ऊपर एक, एक उसके नीचे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये वाली जो नीचे वाली जो है उसका नाम है हाइपोथीका, और जबकि ऊपर जो है, जो दूसरे ऊपर है, उसका नाम क्या है, एपिथीका। तो हाइपोथीका और एपिथीका दो हो गए क्या, दो कपाट हो गए। कोशिका भित्ति में दो कपाट, एक का नाम हाइपोथीका, एक का नाम एपिथीका। अब हम देख लें बेटा कि एपिथीका और यहाँ पर एक थोड़ा, एन एपिथीका इज द लार्जर हाफ ऑफ फ्रूस्टल। फ्रूस्टल कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति का आधे से ज्यादा भाग क्या है, एपिथीका है। एपिथीका क्या है, लार्जर हाफ, मतलब कि हाफ से ज्यादा, लार्जर हाफ मतलब आधे से ज्यादा क्या होगा, फ्रूस्टल का आधे से ज्यादा जो भाग होगा वो एपिथीका होगा, और एपिथीका या द एपिथीका ओवरलैप्स द हाइपोथीका। मतलब क्या है कि एपिथीका जो होगी वो किसके ऊपर होगी, हाइपोथीका के ऊपर होगी। और देखें लिखा हुआ है इन ग्रीक, एपिथीका मीन्स मतलब ग्रीक भाषा में एपिथीका का मतलब क्या होता है, आउटर शीथ, आउटर शीथ, बाहरी कवरिंग, बाहरी कवरिंग। ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग देख पा रहे हैं, ये आप लोग इस चित्र को बना लेंगे। कई चित्र हमने दिखाया है, हम फोटो अपना हटा लें और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसको। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये फोटो जो है वो आप लोगों को बनाना है। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम फिर आते हैं। तो आप लोगों ने इसका आप लोग फोटो बना लेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है ना, ये बात रही किसकी, एपिथीका और हाइपोथीका की। हाँ देखेंगे बेटा कि 8वें नंबर का जो करेक्टर है वो क्या है कि इनमें जो जनन है, इनमें जो जनन है वो कैसा होगा, अलैंगिक होगा। जनन अलैंगिक होता है और प्रायः किसके द्वारा, द्विविखंडन द्वारा। मतलब कि दो भागों में टूट जाएगा क्या बेटा, डायटम्स, और प्रत्येक भाग क्या होगा कि संतति डायटम्स का निर्माण करेगा, पुत्री डायटम्स का या पुत्री कोशिका का निर्माण करेगा। और क्या है कि इसके अलावा क्या है, प्रबल बीजाणुओं द्वारा भी क्या हो सकता है, प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन हो सकता है। क्लियर है, मतलब इनमें जनन जो प्रजनन, जो अलैंगिक जनन है मतलब एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा हो सकता है, तो दो माध्यम से हो सकता है। एक तो बाइनरी फिजन, किसके द्वारा बेटा, बाइनरी फिजन के द्वारा, और दूसरा क्या होगा बेटा, प्रबल स्पोर या एक्सो स्पोर, क्या है नाम, एक्सो स्पोर के द्वारा हो सकता है। दो प्रकार से अलैंगिक जनन होगा, एक बाइनरी फिजन और दूसरा क्या है, एक्सोस्पोर, मतलब स्पोर का फॉर्मेशन होगा। एक तो बिना स्पोर के फॉर्मेशन से क्या है, सिंपली क्या होगा कि जो डायटम्स कोशिका होगी वो दो भाग में टूट जाएगी और प्रत्येक भाग क्या होगा, अलग होकर नया डायटम्स बनाएगा। या इसके अलावा क्या है कि जो जनन जो है स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, और किस प्रकार का स्पोर बनेगा, तो प्रबल स्पोर बनेगा। ठीक है, आगे हम लोग देख पा रहे होंगे बेटा क्या लिखा हुआ है कि कुछ डायटम्स क्या होते हैं, लैंगिक जनन भी करते हैं। मतलब सभी डायटम्स नहीं, कुछ डायटम्स क्या हैं, लैंगिक जनन भी करते हैं, और इस क्रिया में क्या होगा कि युग्मकों का निर्माण करते हैं, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। और ये गैमीट्स जो होंगे वो क्या होंगे, यूनिफ्लैजिलेट, मतलब एक कशाभिकी हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं बेटा,
बाईफ्लैजिलेट्स क्या हो सकते हैं? द्विकशाभिकीय, एक कशाभिकीय या द्विकशाभिकीय, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कौन बेटा? युग्मक। तो याद रखें बेटा कि कुछ डायटम्स ऐसे होंगे जिनमें लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, मतलब ऐसा जनन जिसमें क्या है, युग्मक का निर्माण जरूरी है, जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, ऐसे जनन को हम क्या बोलते हैं? युग्मक नहीं, लैंगिक जनन बोलते हैं। और लैंगिक जनन में जो युग्मक बनते हैं, डायटम्स में जो युग्मक बनते हैं, वो कैसे हो सकते हैं? यूनिफ्लैजिलेट्स, और कैसे हो सकते हैं? बाईफ्लैजिलेट्स, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से बेटा कुछ कैरेक्टर्स क्या थे, डायटम्स के कुछ कैरेक्टर्स थे जिसको हमने कवर किया। एक इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है जिसको अभी हम लोग देख ले रहे हैं। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस या मतलब आर्थिक महत्व है किसका बेटा? डायटम्स का। लिखा हुआ है बेटा डायटमी मृदा। क्या लिखा हुआ है? डायटमी मृदा या डायटोमेसियस सॉयल, डायटोमेसियस सॉयल या डायटोमेसियस अर्थ बोलते हैं बेटा। तो डायटमी मृदा क्या है बताएंगे बेटा कि जो डायटम्स है उसकी कोशिका भित्ति कैसी है? तो सब लोग जानते हैं कि सिलिका की बनी है, और जब ये मर भी जाते हैं, मतलब डायटम्स की मृत्यु भी हो जाती है, तो भी क्या है, सिलिका की जो बनी कोशिका भित्ति है वो नष्ट नहीं होती, और क्या होती है, अवशेष रेजिड्यू के रूप में क्या होगी, अवशेष के रूप में क्या होगी, समुद्र की तलहटी में जमा हो जाएगी। और फिर लंबे समय पश्चात, करोड़ों वर्ष भी लग सकते हैं, तो लंबे समय पश्चात ये क्या, यही जो क्या थी, कोशिका भित्ति थी या सिलिका की बनी जो कोशिका भित्ति थी, वो लंबे समय पश्चात क्या होगी बेटा, तलहटी में जमा रहने के पश्चात क्या हो जाएगी, डायटमी मृदा में परिवर्तित हो जाएगी। तो डायटमी मृदा क्या है? तो डायटमी मृदा डायटम्स के अवशेष से बनी मृदा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, डायटमी मृदा बोलेंगे। और फिर देखेंगे बेटा कि डायटमी मृदा के उपयोग क्या हैं। तो डायटमी मृदा, इस मृदा का जो उपयोग है ग्लास बनाने, कांच बनाने में, फिल्टर पेपर बनाने में, पेंट बनाने में, पॉलिश बनाने में, वार्निश, और क्या है, टूथपेस्ट बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, साथ साथ क्या है, अग्निरोधक सतह बनाने में, अग्निरोधक फायर प्रूफ क्या है कि लेयर बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, डायटमी मृदा का उपयोग किया जाता है। तो आज का क्लास यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और क्या है बेटा कि नोट्स भी बनाएंगे और कमेंट्स भी करेंगे आप लोग। और अगला जो क्लास होगा वो कल मिलेगा आप लोगों को, और सब ठीक है, बढ़िया है। चलो ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं अब, है ना, और आप लोग नोट्स बनाएंगे। ओके, बाय बाय।